इस वीडियो में हम मोनोपोली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मोनोपोली वर्ड जो है वो एक लैटिन टर्म है और ये मोनो प्लस पॉली दो वर्ड से मिलकर बना है। मोनो मीन्स सिंगल सेलर, सिंगल, एंड पॉली मीन्स सेलर। इसका मतलब हुआ सिंगल सेलर इन द मार्केट, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई क्लोज कंपटीशन भी नहीं है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम इंडियन रेलवे को ले सकते हैं। हालांकि अब टाइम के साथ साथ इस पॉलिसी में भी थोड़ा चेंज होने लगा है, कुछ लिबरलाइज इसको किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब तक के एग्जांपल्स में दी हम लें तो इंडियन रेलवे इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा लुक्सॉटिका, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, पेटेंट्स, ये सब भी कुछ मोनोपोली के एग्जांपल हो सकते हैं। कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट जैसे कोर्टसाइनिस, बामूल, उन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मोनोपोली के टाइप्स में हम नेचुरल मोनोपोली, लोकल मोनोपोली, रेगुलेटेड मोनोपोली, मोनोपोली पावर या मोनोपोलाइजेशन, इन कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। मोनोपोली के एग्जिस्टेंस के रीजंस क्या है या क्यों मोनोपोली को सपोर्ट मिलता है, उसके लिए हम देख सकते हैं कि कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स और ऑनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पेटेंट्स, टेक्निकल बैरियर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, हिस्टोरिकल एंड एंट्री लैग्स, लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी और अनफेयर कंपटीशन, कैपिटल साइज, बिजनेस मर्जर्स, ये सारे मोनोपोली पावर को रेज करते हैं। फिर जो मेन हमारा कि हमें एक्चुअली मोनोपोली पढ़ना है तो मोनोपोली की फीचर्स क्या है, या कुछ राइटर्स उसको एज अजम्पशंस भी लेते हैं, लेकिन बेसिकली हम ये कहेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोली। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी प्रोडक्ट को खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन उसको बेचने वाला केवल अकेला ही है, उसका कोई क्लोज कंपटीशन नहीं है। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। एक्चुअली इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट और होमोजीनियस प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर एक तरह की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली केवल एक ही फर्म है, तो इंडस्ट्री में एक ही फर्म हुई, तो इंडस्ट्री या मोनोपोली फर्म अपने आप में एक ही चीज़ है। तो मोनोपोली जो है फर्म, वो खुद एक इंडस्ट्री के फॉर्म में है। फिर है रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। जैसा परफेक्ट कंपटीशन में था कि कोई भी फर्म कभी भी मार्केट में आ सकती है, कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकती है, मोनोपोली में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके जैसा प्रोड्यूस करने वाली कोई दूसरी फर्म नहीं है। तो जब भी कोई नई फर्म मार्केट में एंट्री करती है उसको बहुत सारी बैरियर्स को फेस करना पड़ता है और किसी न किसी तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है वो नई फर्म को आने से रोक देती है, चाहे वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इतना कम कर दे कि नया वाला आके सर्वाइव ही नहीं कर पाए, या जहाँ से वो रॉ मटेरियल परचेज करके ला रही है रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी को वहाँ से पूरे के पूरे को उठा ले कि नई फर्म को क्वांटिटी नहीं मिलेगी, जो भी रीज़न है। लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि एंट्री में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, उसके जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली और कोई भी फर्म नहीं है। प्राइस मेकर, जब अकेली फर्म है मार्केट में तो ऑब्वियसली प्राइस के ऊपर उसका राइट है, यानी वो फर्म चाहे जैसे प्राइस डिसाइड कर सकती है, लेकिन चाहे जैसे में कुछ रेगुलेशंस वगैरह आ जाते हैं, प्राइस एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी सेल भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्राइस को डिसाइड करने वाली वही फर्म है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मोनोपोलिस्ट के लिए ये भी पॉसिबल है कि वो सेम प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्राइसेस पर बेचे। ये डिस्क्रिमिनेशन दो मार्केट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, दो प्लेसेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि सेम प्रोडक्ट दो जगह अलग अलग प्राइसेस पे बेचा जा रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी उसका जो AR और MR कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। मोनोपोली में रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। यदि हमें एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा चेंज को बताता है, तो
क्वांटिटी में चेंज करने पर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, तो इसके लिए डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम आर। यदि हमें मोनोपोली का टोटल एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, तो जैसे क्वांटिटी गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, प्राइस मोनोपोलिस्ट हर एडिशनल यूनिट को पहले से कम प्राइस में बेचता है। यानी मान लो एक पर्टिकुलर प्राइस उन्होंने 11 रुपये सेट की है, तो 11 रुपये पर जिन जिन बायर्स को प्रोडक्ट परचेज़ करना था उन्होंने परचेज़ कर लिया, लेकिन अब यदि सेलर को और ज़्यादा बेचना है तो ऑब्वियसली उसको प्राइस को कम करना पड़ेगा, तो उसने प्राइस कम करके 10 रुपये कर दी। उसके बाद और एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्राइस को और कम करना पड़ेगा। इस तरह से 9 रुपये 8 रुपये 7 रुपये वो हर बार प्राइस को कम करता जाएगा, और इन दोनों के बेस पर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके हम एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और चेंज इन टोटल रेवेन्यू को चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करके मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व यानी AR, मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और MR उसकी जस्ट हाफ डिस्टेंस पर होगा। यानी यदि P पॉइंट से E पॉइंट पर हम एक रे ड्रॉ करें तो L पॉइंट उस रे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और A तथा L पॉइंट को मिला करके हम MR कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम। कोई भी फर्म हो वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और उस समय इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा जब उसके टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। अब प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन के लिए 2 अप्रोच हैं, एक है TRTC अप्रोच और दूसरा है MRMC अप्रोच। जब हम TRTC अप्रोच की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व को काम में लेंगे, और MRMC अप्रोच में बेसिक हमारा जो डिसीजन होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कर्व के बेस पर होगा। TRTC अप्रोच में मोनोपोलिस्ट अपने टोटल प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करेगा कि किस सिचुएशन में कहाँ उसके टोटल प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे। जहाँ TR और TC कर्व के बीच का गैप मैक्सिमम होगा वही प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जैसे ये कर्व है, यहाँ पर हमने TC और TR कर्व बना रखा है। इनिशियल स्टेज में जब तक OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस होगा मोनोपोलिस्ट को लॉसेस होंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर है, टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे है। R पॉइंट जो है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर TR TC दोनों इक्वल है। इसके आगे प्रोडक्शन करने पर Q1 से Q3 रेंज में टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है। फिर Q3 पॉइंट के बाद में फिर टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, टोटल रेवेन्यू कम रह जाता है। तो S पॉइंट के बाद में भी फर्म को लॉसेस होंगे। R पॉइंट से पहले फर्म को लॉसेस है। R और S ये दोनों पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब फर्म को ये डिसाइड करना है कि जहाँ दोनों कर्व के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है वही प्रॉफिटेबल पॉइंट है और वहीं इक्विलिब्रियम होगा। तो इन दोनों कर्व के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और जिस पॉइंट पर दोनों टेंजेंट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जैसे OQ2 क्वांटिटी पर A पॉइंट और B पॉइंट पर ड्रॉ की हुई टेंजेंट लाइंस दोनों के इक्वल है। इसका मतलब AB प्रॉफिट लेवल मैक्सिमम है। अब B पॉइंट के बाद में कहीं पर भी, यानी Q आउटपुट के बाद का आउटपुट और Q से पहले का आउटपुट मैक्सिमम से कम प्रॉफिट को ही शो करेगा। इसलिए OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो है हमारा मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब MRMC एनालिसिस, इसमें हम इन दोनों कर्व को काम में लेंगे और जो आउटपुट का डिसीजन है
वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बेसिस पर होगा। इसको हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इन जनरल मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है, क्योंकि अकेली फर्म है, अपने आउटपुट को, प्राइस को इस ढंग से वो एडजस्ट कर लेती है कि फाइनली यदि उसको लॉसेस हो रहे हैं तो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं तो वो भी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में कैपेबल हो जाएगी।